पहाड़ों में जब सुबह की हवा बहती है तो उसमें केवल ठंडक ही नहीं होती, उस हवा के साथ आती है प्रकृति की एक अनोखी खुशबू। और उसी खुशबू के बीच घर सा अपनापन लिए मैगी की खुशबू भी महसूस होती है। और जैसे ही गरम गरम मैगी की खुशबू हवा में घुलती है, कदम खुद ब खुद खींचे चले आते हैं अपने ही गांव के उस छोटे से ढाबे पर। ये है काका हरिदत्त, उम्र करीब 70 साल। हाथ कांपते हैं, पीठ झुकी हुई है, लेकिन हौसला पहाड़ों से भी ऊंचा। पहाड़ी में बनी ये छोटी सी मैगी की दुकान कोई आम दुकान नहीं है। इनकी मैगी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। आसपास का ऐसा कोई गांव नहीं जहां का कोई इंसान ऐसा हो जिसने काका हरिदत्त की मैगी न खाई हो। सर्दी हो, बारिश हो या तेज धूप, काका हरिदत्त रोज सुबह अपना चूल्हा जलाते हैं, क्योंकि काका मानते हैं मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं। अरे भैया, गरम गरम मैगी है, धीरे खाना, पहाड़ों की हवा ठंडी होती है। और अब जरा इनकी तरफ भी देखिए, ये हैं राजू और सोनू, दोनों जिगरी दोस्त, लेकिन काम के नाम पर पूरा सन्नाटा। सारा दिन घूमना, हंसी मजाक, खाना पीना और रात को घर आकर डांट खाना, यही इनका रोज का रूटीन था। अरे सोनू, आज कहाँ चलें? कहीं भी चल यार, बस काम वाम की बात मत करना। एक तरफ काका हरिदत्त है जो 70 साल की उम्र में भी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये दोनों जो जवान होते हुए भी काम से ऐसे भागते हैं जैसे काम कोई बीमारी हो। उन्हें नहीं पता था कि ये सफर इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है, और यहीं से काका हरिदत्त की मैगी इन दोनों की जिंदगी में एंट्री करती है, सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि किस्मत बदलने के लिए। अरे राजू, ये देख, मैगी मिल रही है, चल यार, भूख भी लगी है। राजू और सोनू दोनों चुपचाप बैठे थे, कटोरी हाथ में थी और आंखों में भूख। पहला कौर मुंह में गया और दूसरा कौर जाते जाते दोनों की आंखें चमक उठी। वाह यार, मजा आ गया। क्या मैगी है ये! सच में यार, इतनी स्वाद मैगी मैंने आज तक नहीं खाई। लेकिन यार राजू, इतनी मेहनत, दिन भर चूल्हा और कमाई, बस 200-300 रुपए ही होंगे। हाँ यार, इतनी मेहनत और इतना कम पैसा, कोई फायदा नहीं। अरे लगता है तुम दोनों यहाँ के नहीं हो। आसपास के सारे गांव के लोग यहीं आकर मैगी खाते हैं। काका की कमाई बड़े बड़े अमीरों से कम नहीं है। मैगी तो खत्म हो रही थी, लेकिन दिमाग में नए सवाल जन्म ले रहे थे। ये सुनते ही राजू और सोनू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जिस मैगी को वो 200 से 300 की कमाई समझ रहे थे, वो असल में हजारों की कमाई थी। मैगी खत्म हुई, लेकिन लालच की भूख अब शुरू हुई थी। काका जी, आपकी मैगी के तो चर्चे दूर दूर तक है। हम दोनों बेरोजगार हैं। अगर आप बुरा न माने तो हमें भी आप जैसी मैगी बनाना सिखा दीजिए। क्यों नहीं बेटा, मैगी बनाना कोई जादू नहीं, मेहनत करोगे तो जल्दी सीख जाओगे। काका हरिदत्त उन दोनों को ध्यान से देखते हैं, और यहीं से राजू और सोनू की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। राजू और सोनू अपने गांव नहीं लौटे। उन्होंने पास के एक बड़े गांव में मैगी का ठेला लगा लिया। सोचा था बड़ा गांव है, ग्राहक अपने आप आएंगे। बहुत दिनों के बाद उनकी दुकान पर पहला ग्राहक आता है, एक मासूम बच्चा। ओ भैया, मैगी नहाएगा या पढ़ाई करवाएगा? चल गैस जला, कढ़ाई चढ़ा, वरना हाथ ऐसा चलेगा कि सीधा घर याद आ जाएगा। पहला दिन बीता, दूसरा दिन आया, लेकिन हाल वही रहा। वो बच्चा गया और उसके बाद जैसे सब कुछ सूना पड़ गया। लोग आते जाते रहे, कदम गुजरते रहे, लेकिन किसी की नजर तक नहीं उठी इस मैगी के ठेले की तरफ। राजू, ऐसे तो दुकान बंद हो जाएगी। हाँ यार, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सब खत्म। राजू, ये गांव वाले अंधविश्वास बहुत मानते हैं। हाँ, यही तो असली आइडिया है। अब देखना हमारा काम कैसे चलता है।
उसी शाम गांव के बीच एक साधु आ खड़ा होता है। सुनो गांव वालों, मैं तुम्हारे गांव का भविष्य देख रहा हूँ। स्वामी जी बताइए क्या होगा। तुम्हारे गांव में एक बड़ा संकट आने वाला है। स्वामी जी हमें बचाइए। अगर बचना है तो रोज उस मैगी वाले ठेले से मैगी खानी होगी। जो नहीं खाएगा वो संकट में फंस जाएगा। डर ने पूरे गांव को जकड़ लिया और अंधविश्वास के आगे समझ हार गई। सारा गांव मान गया। बाबा कालूराम के ऐलान के बाद पूरा सूरजपुर गांव जैसे डर के साए में आ गया। सुबह होते ही राजू और सोनू के मैगी के ठेले पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोई ये नहीं पूछ रहा था कि सच क्या है। सब यही मान चुके थे कि मैगी ही उनकी रक्षा करेगी। राजू बेटा, एक प्लेट और लगा दो। सोनू, तुम दोनों ने तो हमें संकट से बचा लिया। गांव वालों का धन्यवाद और ठेले पर गिरते नोट राजू और सोनू के लालच को और बढ़ा रहे थे। ऊपर से दोनों भोले बनते, लेकिन मन ही मन खूब मुस्कुराते। सोनू देख रहा है, कमाई सच में आसमान छू रही है। हाँ यार, अब किसी का हिस्सा देने का मन नहीं करता। लेकिन इस खेल का एक और हिस्सा था, बाबा कालूराम। हर रोज शाम को बाबा कालूराम अपना हिस्सा लेने आता। शुरुआत में राजू और सोनू बिना बहस उसे पैसे दे देते थे, लेकिन जैसे जैसे कमाई बढ़ी वैसे वैसे ईमानदारी घटने लगी। एक दिन बाबा कालूराम आया, लेकिन ठेले पर कोई नहीं था। अरे, आज तो दुकान बंद है। पापा ने सोचा शायद राजू और सोनू जल्दी दुकान बंद कर देते हैं। तीसरे दिन बाबा कालूराम दोपहर में ही पहुंच गए। अरे भाई, आजकल जल्दी चले जाते हो क्या? हाँ रमेश, मैगी जल्दी खत्म हो जाती है। तो मेरा हिस्सा कब दोगे? ये सवाल राजू और सोनू को अब चुभने लगा था। रमेश, कल पूरा हिसाब कर देंगे। तुम कल उस गुफा में आ जाना। रमेश को क्या पता था कि वही गुफा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। अगले दिन रमेश ठीक समय पर गुफा में पहुंच गया। अब पैसे दे दो, बहुत दिन हो गए। ये सवाल, लेकिन जवाब में पैसे नहीं, हंसी सुनाई दी। पैसे? रमेश, तू खुद ही हमारे जाल में फंस गया। रमेश को गुफा में बंद कर दिया गया। अब कोई हिस्सा नहीं, अब सारी कमाई सिर्फ राजू और सोनू की थी। जब डर खत्म हुआ तो लालच और बढ़ गया। सुनो गांव वालों, अब मैगी के दाम बढ़ गए हैं। खर्चा बहुत हो गया है। अरे सुन, बकवास मत कर। पैसे क्या पेड़ पे लगते? मुझे तो घर से सिर्फ 5 रुपए मिलते। मैं नहीं आने वाला तेरी बकवास मैगी खाने। बड़े भाई, बच्चा है, जाने दो। तुम गुस्सा मत करना, हम इसे समझा देंगे। और अफसोस, सूरजपुर के नासमझ लोग ये बात भी मान गए। एक दिन एक गांव वाला गलती से उसी गुफा की तरफ चला गया। अरे, यहाँ कोई है? बकवास ना कर और बाहर निकाल। रमेश को गुफा से बाहर निकाला गया। कहानी जा पहुंची मुखिया प्रताप सिंह तक। मुखिया प्रताप सिंह राजू और सोनू को साथ लेकर आए। तुम दोनों इतने दिन से गांव वालों को मूर्ख बना रहे थे। अगर ये आदमी सच बोल रहा है तो सबूत लाकर दिखाए। अगर सच निकला तो हम दुकान छोड़ देंगे और पैसे भी लौटा देंगे। मुखिया ने एक दिन का समय दिया। अगली सुबह पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा हो चुका था। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, सच क्या है और झूठ कौन बोल रहा है। बीच में खड़े थे मुखिया प्रताप सिंह, एक तरफ राजू और सोनू और दूसरी तरफ खाली जगह जहां रमेश को होना चाहिए था। समय बीत रहा था, लेकिन रमेश अभी तक नहीं आया था। देखा मुखिया जी, अगर वो सच्चा होता तो अब तक आ जाता। हम पहले ही कह रहे थे वो झूठा है, आज नहीं आएगा। कुछ गांव वाले उनकी बातों में आने लगे। तभी भीड़ के पीछे से 2 जानी पहचानी आवाजें आईं। रुको, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। और रमेश सच कह रहा है। पूरा गांव चौंक गया। क्या? कैसे? अम्मा, आपको कैसे पता?
विमला अम्मा कुछ कहने ही वाली थीं कि तभी एक थकी हुई आवाज गूंजी। रुको मुखिया जी, सब कुछ मैं खुद बताऊंगा। रमेश बताने लगा कि आज सुबह वो फैसले के लिए घर से निकला था, लेकिन रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी। तभी उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी जहाँ विमला अम्मा और गुज्जी काका काम कर रहे थे। बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? और तब रमेश ने सारी कहानी सुना दी। ये मैगी क्या चीज है? हमें तो कुछ पता ही नहीं। दरअसल अम्मा और काका गांव के बाहर रहते थे। उन्होंने कभी मैगी नहीं खाई थी। अगर मैगी ना खाने से संकट आता तो अम्मा और काका आज हमारे सामने खड़े नहीं होते। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। आप लोग किसी की बातों में आसानी से आ गए। सबूत तो मैं कब का ले आता, लेकिन इन्होंने मेरी साधु वाली वेशभूषा चुरा ली। भगवान ने अम्मा और काका को फरिश्ता बनाकर मेरी मदद के लिए भेज दिया। सभी की नजरें रमेश पर टिक गईं। इन्होंने हमें धोखा दिया। मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ इन दोनों को चप्पल से मार मार के दोनों को टकला कर देना चाहिए। और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो इन्हें मेरे घर पर खाना बनाने के लिए रख दो। बहुत हो गया इनका तमाशा। देखो गांव वालों, गलत काम तीनों ने किया, लेकिन अगर रमेश हमें ना जगाता तो हम आज भी इन बकवास बातों पर पैसे देते रहते। इसलिए आज से ये मैगी का ठेला रमेश का होगा। अरे चप्पल तो इस मुखिया के सिर पर भी पड़नी चाहिए। और ये गांव वाले तो है ही मूर्ख, ये भी वैसा ही है। इसे भी इनके साथ पकड़ो और जमकर पीटो। और एक बात रमेश, तुम जो भी कमाओगे उसका कुछ हिस्सा गांव की तरक्की में लगाया जाएगा। जी मुखिया जी,